अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैथ ऑफ एन एटम। कि जो एटम का मैथ है हम उसको किस तरह लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा जो एटम का मैथ है ना उसको हम डिफरेंट मैसेज में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आज, ताकि हमारा जो डिफरेंट मैसेज ऑफ एटम है, जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो मैथ ऑफ एटम में सबसे पहले आता है मैथ नंबर। ठीक है, मैथ नंबर क्या चीज़ है इसको हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मैथ क्या होता है, मैथ नंबर, एटॉमिक मैथ, ये हम ज़्यादा मिक्स कर देते हैं टर्म्स, तो इनको ज़रा डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मैथ क्या होता है, हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। और एवरेज एटॉमिक मैथ जो हम लास्ट पे लेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ नंबर से कि मैथ नंबर क्या होता है। सबसे पहले बेटा अगर आप फोकस करें तो मैथ नंबर, कोई भी आपके पास एटम है, उस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, इनको हम देखना होता है। अब एटम का जो मैक्सिमम मैस होता है ना बेटा, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। इसके रीज़न क्या है सर, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हम ऐड कर रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है ना वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। इसलिए हम जो होते हैं ना वो हम इलेक्ट्रॉन का मैस निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं जो मैस नंबर है ना किसी भी एटम का, वो सिर्फ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर प्लस उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हीलियम का एटम आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। हीलियम के एटम के अंदर ये तो इलेक्ट्रॉन्स डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको, और ये जो है दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स। प्रोटॉन रेड कलर के हैं, न्यूट्रॉन्स ब्लैक कलर के हैं और इलेक्ट्रॉन्स ब्लू कलर के हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करना होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस ना होने के बराबर होता है। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियॉन नंबर है, जो उसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है, उसका अगर हम सम कर लें तो हमारे पास मैस नंबर आ जाता है। हीलियम के एग्जांपल लें तो हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 + 2 4। तो हीलियम का जो मैस नंबर होगा वो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। इसी तरह अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन के अंदर हमने न्यूक्लियस को देखना है। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर आपके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको सम करते हैं अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 6 12। तो कार्बन का जो मैस नंबर है वो हमारे पास होता है 12। तो आई होप आपको मैस नंबर क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम मैस नंबर से हम आगे चलते हैं एटॉमिक मैस की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि बेटा जो मैस नंबर है ना इसको ए के साथ डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एटॉमिक मैस कि एटॉमिक मैस क्या होता है। एटॉमिक मैस को बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक चीज़ क्लियर कर दें पहले। जो एटॉमिक मैस है ना वो मैस नंबर से टोटली डिफरेंट है। एटॉमिक मैस जो है वो समझ लें कि हम फिज़िकली किसी एटम का मैस फाइंड करते हैं किसी बैलेंस पे रख के। लाइक हाइड्रोजन जो है ना दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एटम है, सबसे हल्का एटम है। हाइड्रोजन को मैंने लिया और मैंने क्या किया, मैंने एक मैस बैलेंस पे रख दिया। सपोज़ करें, क्योंकि एटम का तो मैस हम नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है। सपोज़ करें कि मैंने हाइड्रोजन का एक एटम लिया और मैंने उसको रख दिया किसी भी बैलेंस के ऊपर। ये आपके सामने बैलेंस बना हुआ है। तो जब मैंने उसके ऊपर रीडिंग देखी तो उसका मैस आया 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। मतलब बहुत ग्राम्स में बहुत कम वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। हमने कहा कि हाइड्रोजन क्योंकि सबसे लाइटेस्ट एटम है और इसका जो मैस है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। अगर कोई एटम हाइड्रोजन से 2 टाइम्स बड़ा होगा तो उसको हम कह देंगे 2 AMU। हमने AMU का यूनिट बना दिया। अगर हाइड्रोजन से किसी एटम का मैस 3 टाइम्स ज़्यादा होगा हम उसको कह देंगे 3 AMU। इस तरह हाइड्रोजन एटम से अगर किसी एटम का मैस 4 टाइम्स ज़्यादा होगा तो हम उसको 4 AMU दे देंगे। तो यहाँ से हमने ये वाला जो ग्राम्स में जो वैल्यू आई है इसको हमने एक स्पेशल यूनिट बना दिया विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट। अगर ये वैल्यू हो 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम्स तो AMU में हम इसको 1 AMU कंसिडर करेंगे। इस तरह अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन का ये हाइड्रोजन से 12 टाइम्स मैस ज़्यादा आया। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन का इतना ग्राम्स में मैस आया, ये वाला। जब मैंने इसको कार्बन के एक एटम को बैलेंस के ऊपर रखा तो कार्बन ने ये वाली रीडिंग शो की 19.932 × 10⁻24 ग्राम्स, विच इज़ 12 टाइम्स ग्रेटर दैन द मैस ऑफ हाइड्रोजन।
तो हमने कह दिया हाइड्रोजन का जो मैस है उसको हमने 1 AMU कहा है, तो ये हाइड्रोजन के मैस से 12 टाइम्स ज़्यादा आया है, तो हम इसको 12 AMU कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो कार्बन से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अगर कार्बन का 12 AMU है तो मैग्नीशियम 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है वेट के लिहाज से कार्बन से। तो अगर कार्बन का 12 AMU था, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 424 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जनरली सिल्वर की, तो सिल्वर का जो एटॉमिक मैस आएगा वो कार्बन से 9 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर कार्बन का 12 है, 9 से मल्टीप्लाई करें उसका आ जाएगा 108 AMU, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है ये हम रिलेट करते हैं किसके साथ, कार्बन का जो आइसोटोप 12 है उसके मैस के साथ, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है, द मैस ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन 12 है ना, कार्बन के क्योंकि आपको पता है 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14। तो जो C12 है उसका जो मैस है वो हाइड्रोजन से 12 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन का मैस आया था ग्राम्स में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स, और कार्बन का आया था 19.932 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से 12 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको 12 AMU कह दिया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्डाइज करने की बजाय कार्बन को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर कोई एटम कार्बन से 2 टाइम्स बड़ा होगा तो उसको हम 24 कह देंगे, अगर 3 टाइम्स बड़ा होगा तो 36 हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स बड़ा होगा तो उसको हम इसी तरह से आगे फर्दर उसको शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मैस में क्या होता है कि हम किसी भी एटम का जो मैस है उसको हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये बात अब यहाँ पे हम जो मैस की बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस में, हम यहाँ पे AMU में मैस लेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मैस का नॉर्मली यूनिट नहीं होता क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं 2 वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैग्नीशियम और कार्बन का रिलेटिव मैस क्या है, मैग्नीशियम का रिलेटिव टू कार्बन, तो हमारे पास कार्बन जो है वो मैग्नीशियम से 2 टाइम्स छोटा है, तो डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा 24। अब रिलेटिव एटॉमिक मैस में यूनिट नॉर्मली नहीं लिखते क्योंकि रिलेटिव वैल्यू में यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मैस आता है वो हम कार्बन के साथ रिलेट करते हैं। इफ़ एनी एटम इज़ ग्रेटर देन कार्बन एटम बाय 2 तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसका 24 कर देंगे। इसी तरह अगर कार्बन से कोई हाफ छोटा होगा तो उसका हम 6 कर देंगे। तो इस तरह हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्डाइज करके हमने यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मैस का यूनिट बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब हमने कार्बन का मैस किया ये वहाँ पे आ जाएगा। हम बैलेंस पे जब कार्बन का मैस करते हैं तो ग्राम्स में आया इतनी वैल्यू, और इस वैल्यू को जब हमने डिवाइड किया 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 पे तो हमारे पास 12 आया। मतलब हाइड्रोजन के मैस से 12 टाइम्स कार्बन का मैस ज़्यादा है, और हाइड्रोजन के मैस को हम कहते हैं 1 AMU। तो कार्बन 12 टाइम्स ज़्यादा है तो कार्बन के मैस को हम बोलेंगे 12 AMU, ठीक है। इसी तरह जब हमने मैस किया मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का जो मैस था वो कार्बन से डबल आया और हाइड्रोजन से 24 टाइम्स ज़्यादा आया, और हाइड्रोजन का मैस होता है 1 AMU, तो कार्बन का होता है 12, कार्बन से डबल है तो 24, हाइड्रोजन से 24 टाइम्स ज़्यादा है तो 24 AMU। तो इस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मैस को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है एवरेज एटॉमिक मैस क्या होता है। अब बेटा आपको पता है एवरेज एटॉमिक मैस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सपोज़ करें मैंने हाइड्रोजन की एक क्वांटिटी ले ली है, छोटी सी ड्रॉप ले लिया हाइड्रोजन गैस का। अब उस हाइड्रोजन गैस के अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 है और मैस नंबर 1 है, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मैस नंबर 2 है, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मैस नंबर 3 है। एटॉमिक जो नंबर होता है वो सेम होता है, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं ना उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर हाइड्रोजन है तो 1 नहीं रहेगा चाहे जितने भी एटम्स हैं। इस तरह अगर मैग्नीशियम है तो उसका 12 ही रहेगा चाहे जितने मर्जी एटम्स, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, मैस नंबर एटम्स का वेरी करता है और आइसोटोप्स जनरेट होते हैं। आते हैं अपनी बात पे वापस। आपने हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन ले लिया, एलिमेंट ले लिया, तो उसके अंदर आपको 3 टाइप्स के आइसोटोप्स मिले। एक वो जो कि जिनका मैस नंबर 1 था,
एक वो जिनका मैस नंबर 2 था और एक वो जिनका मैस नंबर 3 था। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि इनकी परसेंटेज क्या है इस इतने से ड्रॉप में। तो हमने देखा कि 99.98% ये थे जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, और 0.014% जो है हमारे पास वो ये थे जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, और 0.003% ऑलमोस्ट ना होने के बराबर आपके पास ट्रीटियम थे। तो अब हमने, अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है, एवरेज एटॉमिक मैस 1 AMU है, तो फिर बाकियों के साथ जो है वो ज़्यादती हो जाएगी, उनकी काउंटिंग हम नहीं कर रहे। अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस है वो 3 है, 3 AMU, फिर इन दोनों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मैस का एक फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं कि जो एटॉमिक मैस फर्स्ट आइसोटोप का है उसको हम उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास सेकंड आइसोटोप है उसका जो एटॉमिक मैस है उसको मैस नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी परसेंटेज के साथ, और जो थर्ड आइसोटोप है उसके मैस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी परसेंटेज के साथ। ये जैसे कि किया हुआ है, ये देखें, 1 मल्टीप्लाइड 99.9, 2 मल्टीप्लाइड 0.014 और 3 मल्टीप्लाइड 0.003। फिर हम उनको सम कर देते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मैस आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मैस। और मोस्टली एवरेज एटॉमिक मैस फ्रैक्शन में ही होता है, 1.008 AMU, ठीक है, 1.008 AMU। अगर हम, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस हम 1 कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि एवरेज एटॉमिक मैस हम इसका लेंगे 1.008 AMU। तो दिस इज़ एवरेज एटॉमिक मैस। इसी तरह अगर हमारे पास हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का 3 आइसोटोप्स हैं, वो भी कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा होता है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज के साथ, प्लस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज के साथ, प्लस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी परसेंटेज के साथ, और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कार्बन का जो है वो एटॉमिक मैस आ जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मैस। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो जो एवरेज एटॉमिक मैस है उसके लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की टेक्निक करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको स्पेक्ट्रम भी शो करवा दूं। जब हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री करते हैं तो इससे हमें रिलेटिव एटॉमिक मैस पता चलता है किसी भी एटम का, और आइसोटोप्स के मैस पता चलते हैं, और हमें आइसोटोप्स के नंबर भी पता चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस को करते हुए जब हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ करते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हमें इस तरह का एक स्पेक्ट्रम शो करता है जिसमें हमें डिफरेंट जो है ना वो लाइंस, पीक्स दिखाई जा रही होती हैं। जो हमारे पास पीक्स हैं, नंबर ऑफ पीक्स, इसमें कितनी पीक्स आई हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है जो हमने एलिमेंट लिया है उसके अंदर 3 आइसोटोप्स हैं। अगर 4 पीक्स होती तो उसमें 4 आइसोटोप्स होते, अगर 5 पीक्स आती तो उसके अंदर 5 जो हैं वो आइसोटोप्स होते। तो जितनी पीक्स आ रही हैं स्पेक्ट्रम में उतने ही हमारे पास आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं पीक की हाइट पे। जो बेटा पीक की हाइट है ना वो हमें क्या बताती है, पीक की हाइट हमें रिलेटिव अबंडेंस बताती है, परसेंटेज बताती है कि ये वाला आइसोटोप 100 में से कितने पार्ट्स हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी हाइड्रोजन का जो प्रोटियम है ना, इसकी देखें आपके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रही है, इसलिए इसकी लाइन सबसे बड़ी। और दूसरा जो आइसोटोप है उसकी जो लाइन है या पीक है वो बहुत शॉर्ट है, और जो थर्ड वाले की बिल्कुल शॉर्ट है। तो जो पीक की हाइट है वो हमें परसेंटेज बताती है, रिलेटिव अबंडेंस बताती है, और जो पीक का नंबर है 1, 2, 3 जितनी पीक्स हैं वो हमें नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स बताते हैं, ठीक है। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से हम नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर लेते हैं, और हम मैस नंबर भी फाइंड कर लेते हैं, और लास्ट पे हम उससे जो है उसका सिंपल एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको भी फॉर्मूला करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मोल का कॉन्सेप्ट है। मोल क्या होता है, तो बेटा मोल जो है ये एक्चुअल में एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट है। मोल के ऊपर हमने पहले भी लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कार्बन का एटम रखा, उसका मैस आया 12 AMU, ठीक है, या 12 मल्टीप्लाइड 1.661 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 ग्राम। तो कार्बन का जो हमारे पास मैस होता है जिसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं वो 12 AMU है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बैलेंस लेता हूँ और मैं इसके ऊपर एटम्स रखना शुरू कर देता हूँ, कार्बन एटम्स, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, और उस वक्त तक उसके ऊपर एटम्स रखता जाता हूँ जब तक उसका मैस ग्राम्स में 12 नहीं आ जाता, ठीक है। अब जब मैं एटम्स डालता जाऊँगा तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स जब रख लूँगा ना तो मेरे पास कार्बन का एग्जैक्टली उतना ही मैस आ जाएगा जितना एक कार्बन एटम का AMU में था, तो अब वो उतना ही मेरे पास ग्राम्स में आ जाएगा। तो मैं कहूँगा वो जो मेरे पास एटम्स की क्वांटिटी आ गई है वो 1 मोल है,
और वो जो एटम्स का नंबर होगा दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर विच इज़ इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये जो नंबर है हमारे पास उसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है जितना किसी एक एटम का AMU में मैस होता है, अगर हम एक एटम की बजाय 6.02 10⁻23 एटम्स ले लें तो उसका जो AMU में मैस था एग्जैक्टली मैस उतना ही आएगा, बल्कि अब ग्राम्स में आएगा। जैसा कि एक कार्बन एटम का मैस, एक कार्बन का मैस 12 AMU है, तो आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन एटम का मैस आएगा 12 ही, लेकिन अब ग्राम्स में आएगा। तो ये जो इतने नंबर में कोई भी क्वांटिटी होती है बेटा उसको 1 मोल कहते हैं, 1 मोल। इसी तरह अगर मैं एक मैग्नीशियम एटम लेता हूँ तो उसका मैस है 12 AMU, ठीक है। अगर मैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मैग्नीशियम एटम लेता हूँ तो उसका 24 ग्राम्स आएगा, क्योंकि ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है AMU के कंपैरेटिव। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक मोल जो होता है ना ये बेटा अमाउंट ऑफ सबस्टांस है जिसके अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डज़न है, डज़न में 12 होते हैं पार्टिकल्स, इस तरह मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मैं कहता हूँ एक डज़न गिलास लेके आओ तो आप 12 गिलास ले आएंगे। अगर मैं कहता हूँ एक मोल गिलास लेके आओ तो आप क्या करेंगे, आप 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 गिलास लेके आएंगे, तब वो 1 मोल होंगे। अगर मैं कहता हूँ एक डज़न बनाना लेके आएँ तो आप 12 बनाना लेके आएंगे। अगर मैं कहता हूँ एक मोल बनाना लेके आएँ तो आप 6.022 10⁻23 बनाना लेके आएंगे। और मज़े की बात यह है कि जितना एक एटम का मैस AMU में होता है उतना एक मोल एटम्स का मैस ग्राम्स में होगा। कार्बन का एक एटम हो तो उसका मैस है 12 AMU, कार्बन के एक मोल एटम्स हो तो उसका मैस होगा 12 ग्राम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।